हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक विचारक, आज हमने न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर दी है। तो उसके अंतर्गत हम इकाई हमारी पहली ही है, लेकिन इसमें इकाई 2 लिखा हुआ है क्योंकि इकाई 1 में हमारा ब्लूप्रिंट था। तो चलिए इकाई 2 से शुरू करते हैं। मनु। इकाई 2 का नाम है मनु। तो चलिए शुरू करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, मत्स्य न्याय के बारे में मनु के विचार बताइए। उत्तर, मनुस्मृति के 7वें अध्याय में मनु ने राजा अर्थात राज्य की उत्पत्ति के संबंध में बताते हुए ऐसी प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया है जिसमें राजा अर्थात दंड के अभाव में चतुर्दिक अराजकता की स्थिति थी, जिसमें शक्तिशाली के डर से प्रजा इधर उधर भागकर जीवन यापन कर रही थी। जिस प्रकार समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ऐसी स्थिति ही राज्य की उत्पत्ति से पूर्व थी, जिसे मत्स्य न्याय की संज्ञा दी गई। प्रश्न 2, मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, अथवा राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु के विचार लिखिए, अथवा राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु के विचार क्या हैं। उत्तर, मनुस्मृति के 7वें अध्याय के अनुसार प्रारंभिक बर्बर व अराजक स्थिति से प्रजा की रक्षार्थ ब्रह्मा जी ने इंद्र, वायु, यम, कुबेर, सूर्य, अग्नि, चंद्रमा और वरुण आदि देवों के सारभूत अंश से राजा की सृष्टि की, अर्थात मनु ने राजा की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा कहा है कि यदि राजा बालक भी हो तो भी प्रजा को उसका आदर करना चाहिए। प्रश्न 3, दंड के प्रकार के संबंध में मनु द्वारा प्रतिपादित वाग्दंड का अर्थ समझाइए, अथवा मनु द्वारा प्रतिपादित 4 प्रकार के दंडों के नाम बताइए। उत्तर, मनु ने अपराध अनुसार 4 प्रकार के दंडों के बारे में बताया है। वाग्दंड, दिग्दंड, धन दंड, कामदंड व बददंड। उपरोक्त दंडों का प्रयोग अपराध के समय व परिस्थिति को ध्यान में रखकर तथा वर्ण व्यवस्था के अनुसार उपयोग करना राजा का कर्तव्य माना है। वाग्दंड में राजा द्वारा अपराधी सामान्य अपराध के लिए समझाने बुझाने पर जोर दिया है ताकि अपराध की पुनरावृत्ति न हो, इसका प्रयास रहता है। प्रश्न 4, मनु द्वारा स्वीकारे गए राज्यों के अंगों में से किन्हीं 4 अंगों के नाम लिखिए, अथवा राज्य के 7 अंगों के नाम लिखिए। उत्तर, प्राचीन भारतीय दर्शन अनुसार मनु ने भी राज्य के 7 घटक बताए हैं जिनके लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है। अतः मनुस्मृति के 9वें अध्याय अनुसार राज्य की 7 प्रकृतियां निम्न हैं। 1 स्वामी, 2 मंत्री, 3 पुर, 4 राष्ट्र, 5 कोश, 6 दंड, 7 मित्र। मनु के अनुसार राज्य की इन 7 प्रकृतियों में सामंजस्य आवश्यक है। किसी भी एक प्रकृति का कमजोर होना राज्य के विनाश का कारण बन सकता है। प्रश्न 5, मनु द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम क्या है। उत्तर, मनु द्वारा लिखे ग्रंथ का नाम मनुस्मृति है। प्रश्न 6, मनु के षड्गुण नीति के तत्वों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, षड्गुण नीति किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति किसी विशिष्ट परिस्थिति में अपनाई जा सकने वाली नीति के विवेक समस्त विकल्पों का विवेचन करती है। मनुस्मृति में इसके अंतर्गत 6 गुणों का विवेचन किया गया है। 1 संधि, 2 विग्रह, 3 यान, 4 आसन, 5 द्विधि भाव, 6 संशय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7, मनुस्मृति में प्रतिपादित राज्य के 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, राज्य के कार्य हैं 1 प्रजा रक्षण, 2 लोक कल्याण। प्रश्न 8, मनु के अनुसार
द्विधि भाव का क्या तात्पर्य है? उत्तर, जब एक राजा अपनी सेना के कुछ अंश को किसी स्थान पर सेनापति के अधीन रखकर स्वयं कहीं और रहता है तो यह नीति द्विधि भाव कहलाती है। सेना का कुछ भाग शत्रु से रक्षा हेतु सेनापति को अधीन करना प्रथम द्वैत एवं सेना के शेष भाग को राजा के साथ किले में रखना द्वितीय द्वैत कहलाता है। प्रश्न 9, मनु द्वारा वर्णित 4 आश्रमों के नाम बताइए। उत्तर, मनु के जीवन को मनुष्य की अवस्था के अनुसार 4 आश्रमों के रूप में 4 भागों में विभाजित किया गया है। 1 ब्रह्मचर्याश्रम, 2 गृहस्थाश्रम, 3 वानप्रस्थाश्रम, 4 संन्यासाश्रम। प्रश्न 10, मनु के अनुसार युद्ध की अवधारणा क्या है? उत्तर, मनु साम दाम एवं भेद 3 उपायों के विफल हो जाने की दशा आत्मरक्षार्थ ही युद्धों को अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकार करते हैं। मनुस्मृति में युद्धों के 2 प्रकार स्वीकार किए गए हैं, धर्म युद्ध एवं कूट युद्ध। प्रश्न 11, मनु की धर्म अवधारणा क्या है? उत्तर, मनुस्मृति में धर्म की व्यापक परिधि में नैतिक मूल्यों, सदाचार के शाश्वत सिद्धांतों, सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत नियमों, प्रजा के कल्याण के प्रति शासन के सकारात्मक दायित्वों तथा शासकीय शक्ति का प्रयोग करते समय शासक से अपेक्षित मर्यादाओं आदि को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न 12, मनुस्मृति में कितने अध्याय और श्लोक हैं? उत्तर, मनुस्मृति में 12 अध्याय एवं 2694 श्लोक हैं। प्रश्न 13, मनु की दंड नीति को परिभाषित कीजिए। उत्तर, दंड ही समस्त प्रजा पर शासन करता है। जब प्रजा सोती है, चोर दंड के भय से चोरी नहीं करते। धार्मिक कार्यों का संपादन भी दंड के भय से किया जाता है, अतः दंड को धर्म माना जाता है। मनुस्मृति में दंड को न्याय व्यवस्था का अंग माना गया है। प्रश्न 14, मनु द्वारा प्रतिपादित 4 प्रकार के दंडों के नाम बताइए। उत्तर, 1 अंगभंग, 2 मृत्युदंड, 3 आजीवन कारावास और 4 जीवित दहन। बढ़ते हैं लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु के विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्राचीन भारतीय विचारकों की तरह मनु ने भी अपनी रचना मनुस्मृति में राज्य अर्थात राजा के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में मनु ने राज्य की पूर्व की ऐसी अराजक स्थिति का वर्णन किया है जिसमें बलवानों के भय से प्रजा को इधर उधर भागकर जीवन यापन करना पड़ रहा है। इस चतुर्दिक अराजकता की स्थिति को मत्स्य न्याय की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार से समुद्र में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को अपना भोजन बना लेती हैं, ठीक ऐसी ही स्थिति मनु के राज्य पूर्व समाज में थी। तब ब्रह्मा ने प्रजा रक्षा तथा उनसे कर्तव्य पालन कराने के लिए राजा की सृष्टि की। ब्रह्मा ने इंद्र, वायु, यम, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, अरुण तथा वरुण के सारभूत अंशों के द्वारा राजा की रचना की। अतः मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। इस प्रकार राजा को देवीय अंशों से निर्मित बताया है। इस तथा प्रजा को राजाज्ञा के पालन करने हेतु कहा गया है। मनु ने अपने राजा में कुछ गुणों का होना आवश्यक बताया है, क्योंकि राजा द्वारा प्रजा की रक्षा तथा कल्याण हेतु कार्य करना होता है। अतः राजा को विद्वान, जितेंद्रिय, न्यायशील, विनीत तथा जनप्रिय होना चाहिए। उसे 3 वेदों का ज्ञाता, तीनों विधाओं में यथा दंड नीति, तर्क विद्या तथा ब्रह्म विद्या में पारंगत होना चाहिए। काम वासना तथा क्रोध से उत्पन्न व्यसनों से बचना चाहिए।
मनु राजा को इन व्यसनों से बचने के लिए सचेत करते हुए लिखते हैं कि व्यसन तथा मृत्यु दोनों ही कष्टकारक हैं, किंतु मृत्यु की अपेक्षा व्यसन अधिक कष्टकारक है, क्योंकि मरा हुआ व्यसनी पुरुष नरक में जाता है तथा मरने पर व्यसन रहित पुरुष स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसलिए राजा को चाहिए कि वह इन व्यसनों से स्वयं को बचाए। मनु के राज्य में राजा की स्थिति। मनु ने राजा को देवताओं के उत्कृष्ट अंशों से निर्मित किया है, अतः राजा की स्थिति देवताओं से बढ़कर है। राजा परम देव है, राजपद परम पवित्र पद है, अतः मनु के अनुसार राजा की अवज्ञा करना स्वयं देव आज्ञा की अवज्ञा करने के समान है। मनुस्मृति में मनु राजा की परम शक्ति पर बल देते हुए लिखते हैं कि ईश्वर द्वारा उत्पन्न ऐसा राजा भले ही बालक हो, लेकिन उसे मर्त्य प्राणी समझकर उसकी अवज्ञा या अपमान नहीं करना चाहिए। राजा अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए विविध रूप धारण करता है, इसलिए भूल से भी राजा का विरोध नहीं करना चाहिए। धर्मानुसार राजा जो भी व्यवस्थाएं करे उनका कभी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। प्रजा को अनिवार्य रूप से शासकों की इच्छाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि उसकी इच्छा स्वयं ईश्वर की इच्छा से प्रेरित होती है। उपरोक्तानुसार शासन मानवीय समझौते पर आधारित न होकर ईश्वर पर आधारित है और राजा अपने कार्यों के लिए प्रजा के प्रति उत्तरदायी न होकर ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। अतः मनु का राजा वास्तव में सर्वगुण संपन्न देव अवतार है, परंतु मनु का राजा सर्वशक्ति संपन्न होते हुए भी निरंकुश नहीं है। निरंकुशता की अवधारणा का उदाहरण फ्रांस के शासक लुई 14वें के कथन में ही राज्य हूँ से स्पष्ट होती है, परंतु मनु का राजा ईश्वर द्वारा निर्मित है, जिस पर धर्म का नियंत्रण है। प्रश्न 2, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में प्रतिपादित मंडल सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में लगभग सभी राजनीतिक विचारकों ने राज्य के परराष्ट्र संबंधों के निर्धारण तथा राज्य की शासन व्यवस्था के सफल संचालन हेतु तथा पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों के निर्धारण पर विचार दिए हैं। मनु, कौटिल्य, शुक्र तीनों द्वारा परराष्ट्र संबंधों के निर्धारण हेतु षड्गुण नीति, मंडल सिद्धांत तथा नीति के 4 उपायों पर अपनी पुस्तकों में विस्तार से उल्लेख किया गया है तथा सभी के विचारों में थोड़ा बहुत अंतर के साथ समानता दृष्टिगोचर है। तीनों विचारकों के विचारों का अध्ययन करने पर मंडल सिद्धांत के सरल शब्दों में निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। वस्तुतः इन विचारकों द्वारा षड्गुण नीति के बारे में बताया गया है तथा यान अर्थात युद्ध करना इस नीति का एक भाग माना गया है, अर्थात कभी न कभी इस साधन का प्रयोग राजा को करना ही पड़ता है। अतः मंडल सिद्धांत राज्य द्वारा इस नीति का प्रयोग करने हेतु राज्यों का वर्गीकरण है, ताकि राजा सही समय पर इसका उपयोग करते हुए अपने राज्य को विजय दिला सके। मंडल सिद्धांत का केंद्र एक ऐसा राज्य है जो विजय की आकांक्षा रखता है, जैसे विजयकिशु राज्य कहा जाता है। इस राज्य के आधार पर ही अन्य राज्यों का निर्धारण होता है। कुल 12 राज्य मिलकर एक मंडल का निर्माण करते हैं। प्राचीन भारतीय विचारकों का मत था कि पड़ोसी राज्य हमेशा शत्रु राज्य होते हैं, क्योंकि इनमें तथा यह सिद्धांत मित्र का मित्र तथा शत्रु का शत्रु मित्र होता है तथा शत्रु का मित्र शत्रु होता है के विचार पर आधारित है। अपने राज्य की सीमाओं तथा अन्य मुद्दों को लेकर शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। विजयकिशु राज्य के सामने का पड़ोसी राज्य अरि राज्य कहलाता है। अरि राज्य का पड़ोसी अरि राज्य का शत्रु होता है, जो विजयकिशु राज्य का स्वाभाविक मित्र होगा। इसी प्रकार अरि शत्रु का पड़ोसी अरि मित्र राज्य कहलाता है, जो विजयकिशु राज्य का शत्रु होगा। अरि मित्र का पड़ोसी राज्य अरि मित्र का शत्रु राज्य होगा।
जो विजिगीषु का मित्र होगा, तथा अंतिम अरिमित्र शत्रु का पड़ोसी अरिमित्र मित्र राज्य होगा, जो विजिगीषु का शत्रु होगा। अतः विजिगीषु के समक्ष 5 राज्य हैं तथा ठीक इसी प्रकार के राज्य विजिगीषु के पीछे की दिशा में होंगे। विजिगीषु के पीछे का पड़ोसी विजिगीषु राज्य का शत्रु होगा, जिसे पाशनिग्राह अर्थात पीछे का शत्रु कहा गया है। पाशनिग्राह का पड़ोसी राज्य अर्थात पीठ के शत्रु का शत्रु विजिगीषु का मित्र होगा, जिसे आक्रांता कहा गया है। आक्रांता का पड़ोसी राज्य आक्रांता का स्वाभाविक शत्रु अर्थात विजिगीषु का शत्रु या पाशनिग्राह का मित्र होगा, जिसे पाशनिग्राह सार कहा गया है। तत्पश्चात आक्रांता सार राज्य होगा। अतः राज्य विजिगीषु के पीछे हैं। इसके अतिरिक्त 2 अन्य राज्यों के बारे में बताया गया है, जो कि मध्यम व उदासीन होंगे। मध्यम राज्य वह राज्य है जो विजिगीषु तथा अरि क्षेत्रों की सीमाओं पर स्थित हो। ऐसा राज्य विजिगीषु का मित्र भी हो सकता है तथा शत्रु भी। उदासीन राज्य विजिगीषु माध्यम तथा अरि राज्य तीनों की सीमाओं से दूर स्थित होता है, जिसे उदासीन राज्य कहा गया है। उक्त मंडल सिद्धांत को निम्न आरेख के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। आक्रांता सार आक्रांता का मित्र, पाशनिग्राह सार पीछे के शत्रु का मित्र, आक्रांता पीछे का मित्र, पाशनिग्राह पीछे का शत्रु। विजिगीषु बीच में होगा और अरि, ठीक है, अरि शत्रु विजिगीषु का मित्र होगा। जो अरि का शत्रु होगा वो विजिगीषु का मित्र होगा, जो अरि का मित्र होगा वो विजिगीषु का शत्रु होगा। अरि शत्रु मित्र विजिगीषु का मित्र होगा और अरि मित्र मित्र विजिगीषु का शत्रु होगा। अरि मित्र अलग है और अरि अलग है, तो अरि शत्रु मित्र विजिगीषु का मित्र होगा और अरि मित्र मित्र विजिगीषु का शत्रु होगा। मंडल सिद्धांत आरेख। उपरोक्त मंडल सिद्धांत के आधार पर राजा को यह ज्ञात हो जाता है कि कौन सा राज्य उसका मित्र होगा और कौन सा शत्रु होगा। राजा को यह ध्यान रखना होगा कि जो राज्य मित्र होगा उससे मित्रता बनी रहे तथा शत्रु राजा को अपनी नीतियों से कमजोर बनाते हुए उन पर नियंत्रण स्थापित रखा जाए। प्रश्न 3, मनु द्वारा प्रतिपादित मानव जीवन के 4 आश्रमों की विवेचना कीजिए, अथवा मानव जीवन के 4 आश्रमों के बारे में मनु के विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मनुस्मृति के अनुसार मनु ने मानव जीवन को 4 पुरुषार्थों यथा धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति हेतु समाज में मानव के कर्तव्यों की पालना हेतु मानव जीवन को 100 वर्ष की आयु मानते हुए 4 आश्रमों में विभक्त किया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। मनु ने मानव जीवन काल को 25-25 वर्षों के 4 भागों में विभक्त किया है तथा इसके जीवन यापन के कुछ कर्तव्य तथा कार्य निर्धारित किए हैं। 1. ब्रह्मचर्य आश्रम। मनु के अनुसार उपनयन संस्कार के उपरांत बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है, जहां उसका उद्देश्य गुरु के सानिध्य में रहकर लौकिक तथा धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना है। इस अवस्था में बालक को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जीवन यापन करना होता है। इस दौरान ही बालक का शारीरिक, बौद्धिक तथा मानसिक विकास होता है। बौद्धिक व मानसिक विकास के लिए वेदाध्ययन, यज्ञ करना तथा गुरु द्वारा प्रदत्त शास्त्री के ज्ञान की प्राप्ति करना होता है। शारीरिक विकास के लिए नित्य व्यायाम व योगा अभ्यास करना होता है। मनुस्मृति में शूद्रों व स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम की व्यवस्था वर्जित प्रतीत होती है। 2. गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश व्यक्ति के विवाह संस्कार के संपन्न होने के उपरांत होता है। इस आश्रम में वह धर्म, अर्थ व काम की पूर्ति करता है। जीविकोपार्जन, संतान उत्पत्ति तथा यज्ञ करने के कार्य व्यक्ति द्वारा करने होते हैं, जिससे व्यक्ति देव ऋण तथा पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करता है। गृहस्थ आश्रम ही अन्य आश्रमों को भोगने वालों का आश्रमदाता होता है।
अतः मनु ने इसे आश्रम व्यवस्था का मूलाधार तथा सर्वोच्च आश्रम माना है। मनुस्मृति में गृहस्थ को गाने बजाने, धन संचय हेतु पतित रास्ते को अपनाने तथा स्त्री के प्रति अत्यधिक आसक्ति को नाश का कारण माना है। 3. वानप्रस्थ आश्रम। गृहस्थ के द्वारा 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इस आश्रम में व्यक्ति के कार्य परिवार के प्रति न होकर संपूर्ण समाज के लिए होते हैं। व्यक्ति को मान अपमान, सुख दुख से ऊपर उठकर अपने स्वार्थ से परे समाज की सेवा के कार्यों के प्रति तत्पर रहना चाहिए। यह आश्रम स्वाध्याय तथा चिंतन हेतु उत्तम काल होता है। इस हेतु व्यक्ति को पत्नी के साथ या अकेले वन गमन करके इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयास करने चाहिए। 4. संन्यास आश्रम। 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने तथा व्यक्ति के देव, पितृ, ऋषि ऋण आदि ऋणों से मुक्त होने के उपरांत संन्यास आश्रम में प्रवेश होता है। इस आश्रम में व्यक्ति को माया मोह तथा स्वार्थों से परे होकर विश्व कल्याण की कामना के साथ सन्यासी का जीवन व्यतीत करना होता है तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव तथा अहिंसा के भावों से व्यवहार करते हुए जीवन के अंतिम व सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रयास करने चाहिए। अतः मानव जीवन में उक्त काल क्रमानुसार निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयासों से मानव अपने कर्तव्यों की पूर्ति तथा समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएगा तथा निश्चित ही शतायु होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। मनुस्मृति में राजा की सत्ता पर लगाए गए प्रतिबंधों पर टिप्पणी कीजिए अथवा धर्म के संबंध में मनु के विचारों को स्पष्ट कीजिए। बढ़ते हैं उत्तर की ओर। उत्तर: प्रस्तावना। मनु ने शासन की निरंकुशता के विचार का समर्थन नहीं किया। मनु ने अनेक सैद्धांतिक, संस्थागत व व्यावहारिक उपायों में शासक की शक्तियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। राजा की सत्ता पर प्रतिबंध। मनु में राजा की सत्ता पर प्रतिबंधों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है: अ नैतिक व सैद्धांतिक नियंत्रण व संस्थागत नियंत्रण। राजा पर नैतिक व सैद्धांतिक प्रतिबंध। राजा पर नैतिक सैद्धांतिक प्रतिबंध के 2 भाग हैं। 1. धर्म संबंधी प्रतिबंध निम्न है। 1. राजकीय कर्तव्यों का सैद्धांतिक वर्णन मनु ने अपने ग्रंथ में राजधर्म के नाम से परिभाषित किया है। मनु के अनुसार राजधर्म की अवहेलना करने से शासक देवत्व से गिर जाता है। 2. मनु ने राजा से यह अपेक्षा की है कि वह व्यक्ति के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष आदि का प्रयोजन समझे एवं आलस्य रहित होकर सदैव इनका पालन करने में तत्पर रहे। 3. स्वयं धर्म से शासित रहते हुए प्रजा के व्यवहार में धर्म को सुनिश्चित करना मनु के अनुसार शासक का पवित्र कर्तव्य है। मनु का मत है कि प्रजा के द्वारा 4 पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहकर ही शासक स्वयं धर्म की सिद्धि करता है एवं कल्याण की प्राप्ति कर सकता है। 4. मनु शासक पर नैतिक नियंत्रणों की व्यवस्था करके उसकी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाते हैं तथा उसे जनहित के कार्यों हेतु प्रतिबद्ध करते हैं। 2. दंड नीति व न्याय व्यवस्था। 1. राजा द्वारा दंड का प्रयोग स्वार्थ सिद्धि हेतु नहीं किया जा सकता। शासक को कठोर चेतावनी दी गई है। यदि शासक दंड का उचित रीति से प्रयोग नहीं करता तो वह दंड के द्वारा ही नष्ट कर दिया जाता है। 2. राज्य में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने में दंड एक साधन मात्र है। अपराध के अनुरूप दिया गया दंड प्रजा को स्वधर्म हेतु प्रेरित करता है, जबकि अविवेकपूर्ण रीति से दिया गया दंड शासक को बांधवों सहित नष्ट कर देता है। 3. दोष का विचार न करते हुए
यदि किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है तो राजा स्वयं तो नष्ट होता ही है, वह ऋषियों व देवताओं तक को पीड़ित करता है। राजा पर संस्थागत नियंत्रण। पहला, मनुस्मृति में शासक के लिए मंत्रियों व अन्य शासकीय अभिकरणों से मंत्रण करना आवश्यक माना गया है। 2, मनु ने राष्ट्र के प्रशासन के लिए उसका छोटी इकाइयों में विभाजन तथा शासकीय शक्ति का विकेंद्रीकरण आवश्यक माना है। मनु की मान्यता है कि शासन की शक्तियों एवं कर्तव्यों के विकेंद्रीकरण के माध्यम से शासक की निरंकुशता व स्वेच्छाचारिता पर प्रभावी अंकुश रखा जा सकता है। 3, मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह अपनी प्रजा से न्यायपूर्वक करों की प्राप्ति करें। व्यापारियों पर करारोपण के संबंध में भी राजा को परामर्श दिया गया है कि वह क्रय विक्रय मार्ग, व्यय व लाभ पर संपर्क विचार के उपरांत ही व्यापारी से कर प्राप्त करें। निष्कर्ष, मनु के शासक को अनेक प्रकार के प्रतिबंधों के अधीन रखा है, किंतु उन्होंने शासक के आचार पर प्रजा का प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं किया है। मनु के राजा पर लौकिक नियंत्रण का अभाव इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि आचरण से भ्रष्ट हुए राजाओं पर प्रजा द्वारा तिरस्कृत होने का कोई भय आरोपित नहीं किया गया है। प्रश्न 5, मनु की वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को क्या स्थान प्रदान किया गया है? उत्तर, मनु की वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान। मनु ने ब्राह्मणों को संपूर्ण वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च एवं प्रमुख स्थान प्रदान किया है, जिसे निम्न मुद्दों से समझ सकते हैं। 1, ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने की अपनी क्षमता के कारण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। 2, राजा के उच्च आदर्श एवं मूल्यों को समाज में अक्षुण्ण रखने का दायित्व ब्राह्मण का है। 3, ब्राह्मण ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों पर संयम रखता है। 4, ब्राह्मण सदैव वेद समस्त पवित्र व्यवहार करता है। 5, ब्राह्मणों के प्रमुख कर्तव्य हैं पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना व लेना है। 6, ब्राह्मण के व्यवहार में किसी प्रकार की निरंकुशता या स्वेच्छाचारिता का अभाव पाया जाता है। 7, ब्राह्मण निष्ठापूर्वक सामाजिक संगठन व व्यवस्था के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति करता है। 8, मनु स्पष्ट करते हैं कि क्षत्रिय द्वारा वेद पाठी ब्राह्मणों की रक्षा किया जाना उचित है, क्योंकि इनके द्वारा किए जाने वाले वेद अध्ययन व धार्मिक कार्यों से राजा में धर्म की वृद्धि होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, संप्रभुता के विषय में मनु के विचारों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मनुस्मृति में धर्म और दंड को सम्मिलित रूप से राजा की संप्रभु शक्ति के प्रयोग द्वारा प्रजा के नैतिक, भौतिक व परलौकिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत और दायित्वबद्ध किया गया है। संप्रभुता का आधार धर्म व दंड। 1, मनुस्मृति में धर्म और संप्रभुता को परस्पर निर्भर माना गया है। राज्य धर्म पर निर्भर है क्योंकि उसका अस्तित्व ही धर्म के प्रवर्तन के लिए है। 2, मनुस्मृति में राज्य की संप्रभुता को धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में चिन्हित किया गया है। 3, धर्म राज्य पर निर्भर है क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना धर्म का सुरक्षित रहना असंभव है। धर्म के नैतिक बल को व्यवहार में लागू करने के लिए किसी भौतिक अवलंबन की आवश्यकता होती है। मनुस्मृति में दंड को ऐसी भौतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो धर्म को बाध्यकारी रूप में प्रवर्तित कर सके। 4, मनुस्मृति राजा को दंड का स्वामी नहीं अपितु अभिकर्ता मात्र मानती है, जो कि धर्म के सिद्धांतों व विधि की प्रक्रिया के अधीन रहते हुए निश्चित प्रयोजन के लिए दंड का उपयोग करता है। 5,
राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध दिया गया दंड लोक में उसकी अपकीर्ति का और परलोक में उसके नरक गमन का कारण बनता है। 6. राजा दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन है। राजा को दंड के अधीन मानकर मनु के राज्य और शासक के मध्य अंतर को स्पष्ट कर दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। राजपद पर मनु के विचारों की विवेचना कीजिए। अथवा राजपद पर प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों के विचारों की विवेचना कीजिए। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों में मनु, आचार्य विष्णुदत्त तथा शुक्राचार्य का नाम प्रमुख है। सभी ने अपने राजनीतिक विचारों में राजपद का विस्तृत उल्लेख किया है, जिसमें कुछ अंतर होने के साथ साथ सबके उद्देश्य समान प्रतीत होते हैं। सभी विचारकों द्वारा राजपद के लिए योग्य व निपुण शासक की आवश्यकता तथा प्रजा के प्रति शासक के मुख्य कार्य समान बताए गए हैं, जिनका विवेचन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा रहा है। 1. राज्य राजा की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। प्राचीन भारतीय राजनीति की सर्वप्रथम जानकारी मनुस्मृति से प्राप्त होती है, जिसमें मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की सृष्टि के विचार दिए। मनुस्मृति के अनुसार जब शासक की अनुपस्थिति में मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न होने के कारण चतुर्दिक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, शक्तिशाली से रक्षा हेतु समाज के नियमों को लागू कराने वाली सत्ता के अभाव के कारण जिस प्राकृतिक अवस्था की उत्पन्न स्थिति में प्रजा की रक्षा तथा कल्याण हेतु ब्रह्म द्वारा देवांशों से राजा की सृष्टि की। इस प्रकार मनु ने राज्य के स्थान पर राजा की सृष्टि के बारे में विचार देते हुए राज्य की देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वहीं आचार्य कौटिल्य राज्य के संविदा सिद्धांत के बारे में विचार देते हुए कहते हैं कि जब राज्य नामक संस्था नहीं थी, तब मत्स्य न्याय की स्थिति में मानव जीवन में चारों ओर घोर कलह तथा निराशा की स्थिति थी व संघर्ष का बोलबाला था। ऐसी स्थिति से मुक्त होने के लिए मनुष्यों ने विवस्वान के पुत्र मनु को अपना राजा चुना तथा यह कहा कि वह अन्न का 6वां भाग, व्यापार से प्राप्त धन का 10वां भाग और स्वर्ण का कुछ भाग राजा को जन धन की रक्षा के बदले में देंगे तथा प्रतिज्ञा करेंगे कि वे राजा की आज्ञा का पालन करेंगे। इस प्रकार कौटिल्य के विचारों में उसे संविदा सिद्धांत के दर्शन होते जिनका व्यापक विवेचन पाश्चात्य दार्शनिकों ने किया। इस प्रकार कौटिल्य द्वारा राज्य की उत्पत्ति के संविदा समझौते का विवेचन किया गया है। वहीं शुक्राचार्य द्वारा राज्य की उत्पत्ति के बारे में विस्तृत विचार प्रस्तुत न कर राज्य को प्राकृतिक व अनिवार्य संस्था माना है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचारकों ने राज्य तथा राजा के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण रखने के उपरांत भी राज्य के कार्यक्षेत्र तथा प्रकृति पर लगभग एक जैसे विचार प्रकट किए हैं। राजा के गुण। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सभी विचारकों ने राजा के व्यक्तिगत गुणों को अत्यधिक महत्व दिया है तथा स्पष्ट कहा है कि राजा को विद्वान, प्रजा रक्षक, जितेंद्रिय, न्यायी, दानशील तथा लोकप्रिय होना चाहिए। इन गुणों की प्राप्ति हेतु जहां मनु राजा में देवीय अंशों को बताता है, वहीं कौटिल्य राजा को इन गुणों की प्राप्ति हेतु प्रयास करने पर जोर देता है। अतः प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजा में विद्वान, वेदों का ज्ञान, विवेकशील, दानी, दयावान, कुलीन, वृद्धजनों का सम्मान करने वाला, सत्यभाषी, मृदुभाषी, उत्साही, साहसी व नेतृत्व क्षमता के गुणों का समावेश होना चाहिए तथा राजा को काम, क्रोध, मोह, लाभ आदि से उत्पन्न व्यसनों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। उक्त गुणों में से कुछ गुण स्वाभाविक तथा कुछ गुण अर्जित किए जाते हैं। इन अर्जित गुणों की प्राप्ति हेतु राजा की शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया गया है। कौटिल्य के अनुसार भली भांति शिक्षा प्राप्त
राजा समस्त प्रजाजनों के हित में लगा हुआ तथा प्रजा के रक्षण में तत्पर रहता हुआ चिरकाल तक निष्कलंक पृथ्वी का उपभोग करता है। इसके विपरीत जिस प्रकार धुन लगी हुई लकड़ी शीघ्र नष्ट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जिस राजकुल के राजकुमार शिक्षित नहीं होते हैं, वह राजकुल बिना युद्ध के ही नष्ट हो जाते हैं। इन्होंने राजा के उक्त गुणों के साथ साथ राजा की दिनचर्या पर भी बहुत जोर दिया है तथा दिन के प्रत्येक प्रहर को राजा के निश्चित कार्यों हेतु हेतु बांट दिया गया है। राजा के कार्य व कर्तव्य। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने राजा के प्रमुख कार्यों का उल्लेख किया है। सभी ने प्रजारंजन को राजा का प्रमुख कर्तव्य माना है तथा कहा है कि राजा का सुख प्रजा के सुख में ही है। प्रजा के सुखों से इतर राजा का कोई सुख नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों में समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए रखना, दंड व्यवस्था का समुचित प्रयोग करना, न्याय करना, प्रजा से उचित कर वसूल करना, प्रशासन में सहयोग हेतु योग्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, लोकहित तथा प्रजा कल्याण के कार्य करवाना, राज्य की जान माल की रक्षा करना, इस हेतु पड़ोसी राजाओं से युद्ध करना, राज्य में प्रजा से कानूनों का पालन करवाना। इस प्रकार यह देखा गया है कि सभी प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों के राजपद के कार्यों पर कर्तव्यों पर समान विचार है। बढ़ते हैं आगे। राजा पर नियंत्रण। प्राचीन भारत की तात्कालीन राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के प्रभाव के कारण सभी विचारकों द्वारा राज्य में राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है, लेकिन संपूर्ण शक्ति का केंद्र राजा में होते हुए भी राजा की निरंकुशता का समर्थन नहीं किया गया है। जहां मनु ने राजा के देवीय अधिकारों का समर्थन किया तथा राजपद को पवित्र देव माना है, फिर भी धर्म संस्थागत व तथा स्वयं राजा के लिए दंड विधान का प्रावधान करके राजा की निरंकुश सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया है। वस्तुतः जिस अपराध पर साधारण जन को जहां एक पण का दंड दिया जाना होता है, वहीं पर राजा द्वारा अपराध करने पर राजा के अधिक ज्ञानी होने के कारण सहस्त्रपण के दंड का प्रावधान किया है। कौटिल्य के राजा पर संविदा, धार्मिक नियमों व रीति रिवाजों, मंत्री परिषदों की सत्ता तथा जनता व जनमत की शक्ति का नियंत्रण स्थापित किया गया है। अतः प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में लोकप्रिय सत्ता का विचार प्रकट किया गया है। मूल्यांकन। उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजपद को महत्वपूर्ण स्थान दिया है तथा प्रजा को राजा की आज्ञा के पालन के साथ साथ राजा द्वारा भी प्रजारंजन के कर्तव्यों से एक दूसरे के प्रति संतुलित किया गया है। इसके अनुसार राजा श्रेष्ठ गुणों युक्त धरती पर श्रेष्ठ मानव है, जो कि प्रजारंजन व कल्याण हेतु शासन का संचालन कर रहा है। यदि राजा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो कई उपायों द्वारा उस पर नियंत्रण भी स्थापित किया गया है। प्रश्न 8। राजा के कर्तव्यों के बारे में मनु के विचारों का परीक्षण और मूल्यांकन कीजिए अथवा मनु के राज्य के कार्यों की विवेचना कीजिए। उत्तर। मनु ने अपनी पुस्तक मनुस्मृति में राज्य के कार्यक्षेत्र का समुचित वर्णन किया है। चूंकि मनु राज्य व राजा को पूरक मानता है, क्योंकि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताकर राजा की सृष्टि का विचार दिया है, अतः राज्य के कार्य व राजा के कर्तव्य एक ही है। मनु राजा की देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थक है तथा उसके प्रमुख कर्तव्यों में प्रजारंजन अर्थात लोक कल्याण व प्रजा रक्षण तथा सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह करना है। जहां एक ओर तो मनु राजा में देवत्व का अंश बताकर प्रजा से उसकी आज्ञा पालन की अपेक्षा रखता है, लेकिन वह दूसरी ओर राजा के धर्म व कर्तव्य विमुख होने पर उसकी नाश
उसके विनाश की बात करता है, अर्थात वो अपने राजा पर धर्म व जनमत का नियंत्रण स्थापित करता है। मनुस्मृति के अनुसार राजा के प्रमुख कर्तव्य निम्न है। 1. प्रजा रक्षण। राजा या राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की मत्स्य न्याय की अवस्था के कारण उत्पन्न चतुर्दिक अराजकता की स्थिति में लोगों द्वारा दंड शक्ति तथा शासन सत्ता के अभाव में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया जा रहा था। फलस्वरूप ब्रह्मा ने इस अवस्था से मुक्ति हेतु राज्य की सृष्टि की। अतः राजा का प्रमुख कर्तव्य राज्य में दंड शक्ति का प्रयोग से अपने से अपराध प्रवृत्ति वाले लोगों से जनता की रक्षा करना है। इसके साथ साथ राज्य की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना भी राजा का प्रमुख कर्तव्य है। अतः राजा को आंतरिक शांति व व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ बाहरी शत्रुओं से राज्य को सुरक्षा प्रदान करना राजा का प्रमुख कर्तव्य है। 2. लोक कल्याण। मनुस्मृति में राजा को अपनी प्रजा के कल्याण के लिए आवश्यक कार्य यथा समाज में सद्भाव बनाए रखना, प्रजा को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, समाज व्यवस्था का पालन करवाते हुए विभिन्न वर्णों में सामंजस्य बनाए रखते हुए धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति की ओर जनता को अग्रसर करना, समाज में वृद्धजनों, ब्राह्मणों आदि को अनुदान उपलब्ध करवाना, स्त्री धन का हरण करने वालों को दंड देना आदि कार्य प्रजा के कल्याण हेतु करने चाहिए। 3. प्रशासनिक व्यवस्था का सुचारू संचालन। राजा का कर्तव्य है कि राज्य का शासन चलाने हेतु योग्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, मंत्री अपने कार्यों व दायित्वों का सही से निर्वाह करें। इस हेतु राजा को अपने गुप्तचरों के माध्यम से मंत्रियों के व्यवहार तथा राजभक्ति की जानकारी लेते रहना चाहिए। भ्रष्ट तथा अविश्वासी मंत्री की संपत्ति जब्त करते हुए उसे राज्य के पदच्युत का कर देना चाहिए। 4. समाज व्यवस्था पर नियमन करना। समाज में व्यवस्था स्थापित करने हेतु राजा का कर्तव्य है कि वह जनता से वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करवाए। प्रत्येक व्यक्ति वर्णाश्रम अवस्था अनुसार निर्धारित अपने कार्यों को करे। ऐसे व्यवस्था स्थापित करना राजा का कर्तव्य है। 5. पराराष्ट्र संबंधों का संचालन। मनुस्मृति के अनुसार एक राजा द्वारा अपने पड़ोसी राज्य के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में मंडल सिद्धांत, षड्गुण नीति तथा इसकी क्रियान्विति हेतु सुझाए गए उपायों तथा साम दाम भेद व दंड का प्रयोग करते हुए अपने राज्य की स्थिति को मजबूत करना राजा का प्रमुख कर्तव्य है। राजा के इस कर्तव्य की पालना से प्रजा में उसके प्रति सम्मान व समर्पण में वृद्धि होगी। 6. न्याय करना। मनुस्मृति के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ही मत्स्य न्याय की स्थिति से धर्म व नीति की स्थापना हेतु हुई है। अतः राजा का प्रमुख कर्तव्य राज्य की प्रजा के विवादों का इस प्रकार निर्णय करना कि सभी व्यक्तियों में न्याय के प्रति विश्वास उत्पन्न हो। राजा का कर्तव्य है कि वह दुर्भावना व पक्षपात से मुक्त रहते हुए सभी पक्षों को सुनने के उपरांत न्याय करे। 7. आर्थिक व्यवस्था का संचालन व नियंत्रण। राज्य की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु राजा द्वारा प्रजा पर कर लगाए जाते हैं। राजा का कर्तव्य है कि ये कर ऐसे हों जैसे जोंक, बछड़ा, मधुमक्खी अपने खाद्य को हानि पहुंचाए बिना भोजन प्राप्त करते हैं। राज्य में बाजार व्यवस्था, मूल्य नियंत्रण तथा जमाखोरी व कम तोलने वाले को दंड देना राजा का कर्तव्य है। उपरोक्त कर्तव्यों की पूर्ति हेतु प्रजा से राजाज्ञ को मानने पर जोर दिया गया है। मनुस्मृति में तो यहाँ तक कहा गया है कि राजा चाहे बालक ही क्यों न हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इससे कुछ विचारकों ने मनु के राजा को निरंकुश स्वीकार कर लिया है,
परंतु मनु ने राजा को धर्म के अधीन रखा है तथा राजा को हमेशा प्रजा की रक्षार्थ तैयार रहना चाहिए। एक ओर राजा को असीमित शक्ति प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर राजा पर धर्म व दंड का नियंत्रण स्थापित किया है। इससे दो विरोधी विचारकों का समावेश मनुस्मृति में प्रतीत होता है, परंतु ऐसे विरोधी धारणाओं के पीछे मूल रूप से दो निम्न विचार रहे होंगे। प्रथम, भारतीय समाज में वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था को बनाए रखने तथा आने वाले समयों में इनमें अव्यवस्था पैदा न हो, अतः राजा को देवत्व प्रदान किया गया ताकि प्रजा राजाज्ञाओं का पालन कर सके। द्वितीय, परंतु बुराइयों से ग्रस्त या धर्म विरुद्ध कार्यों में रत होने पर प्रजा के स्वयं विनाश की बात कह राजा की निरंकुश प्रवृत्ति पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। अतः मनु ने अपने राजा को राज कर्तव्यों के पालन हेतु सर्वोच्च सत्ता प्रदान की तथा राजा के पथभ्रष्ट होने पर उस पर नियंत्रण स्थापित करने के उपाय भी सोचे। ये सभी विचार भारतीय तात्कालीन राजनीति की उपज है, जो उन परिस्थितियों में मनु ने लोक कल्याण के कार्यों को राजा के मुख्य कर्तव्यों में शामिल किया। प्रश्न 9, मनुस्मृति में वर्णित शासक के व्यक्तिगत गुणों का परीक्षण कीजिए। उत्तर, महान विचारक मनु ने अपनी मनुस्मृति में राज्य के स्थान पर राजा की सृष्टि के बारे में बताया है। ब्रह्मा ने राजा को विभिन्न देवों के सारभूत अंशों से बनाया है, अतः राजा देवतुल्य है। ऐसे राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा करना तथा कल्याण करना होता है। इन कार्यों के भली भांति संपादन हेतु राजा में कुछ गुणों का समावेश होना आवश्यक है, जिससे प्रजा राजाज्ञाओं का निसंकोच पालन करे। राजा विनीत, न्यायशील, विद्वान, वैदज्ञ, दानी तथा जितेंद्रिय होना चाहिए। उसे ऐसे गुरुओं से जो त्रिवेदी हो, दंड नीति, वार्ता, आन्वीक्षिकी की विधाएं प्राप्त करनी चाहिए तथा वाणिज्य, व्यवहार, व्यवसाय तथा धन की प्राप्ति की शिक्षा व्यावहारिक व्यक्तियों से प्राप्त करनी चाहिए। राजा को जितेंद्रियता प्राप्त करने हेतु नियमित योगाभ्यास करना चाहिए तथा काम वासना से उत्पन्न 10 व्यसनों यथा जुआ खेलना, दिन में सोना, काम कथा, पर निंदा, मृगया खेलना, अति स्त्री संग, शराब मदिरा सेवन, नृत्य गान में अत्यधिक आसक्ति, गायन तथा व्यर्थ में इधर उधर घूमने से बचना चाहिए। साथ ही क्रोध से उत्पन्न 8 व्यसनों यथा बलात्कार, ईर्ष्या, चुगली, असहिष्णुता, कटु वचन बोलना, बिना अपराध दंड देना, धन का अपव्यय करना आदि से बचना चाहिए। जो राजा ऐसे व्यसनों में फंस जाता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है, अतः राजा को चाहिए कि वह इन व्यसनों पर सावधानी पूर्वक विजय प्राप्त करे। राजधर्म पालन हेतु आवश्यक गुणों की प्राप्ति हेतु राजा को वेदाध्ययन करना चाहिए तथा उनकी शिक्षाओं को व्यवहारिक जीवन में उपयोग लेना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार ऐसा राजा इंद्र अथवा विद्युत के समान ऐश्वर्यकर्ता, पवन के समान प्राणवत, प्रिय व हृदय की बात जानने वाला, यम के समान पक्षपात रहित, सूर्य के समान न्यायशील, धर्मज्ञ तथा विद्वान, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने वाला, वरुण के अनुसार दुष्टों को बांधने वाला, चंद्र के समान श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद देने वाला तथा कुबेर के समान कोशों को भरने वाला होता है। अतः ईश्वर द्वारा प्रदत्त इन गुणों को धारण करने वाला राजा, चाहे वो बालक ही क्यों न हो, प्रजा को उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा राजा को भी अपने प्रजारंजन के दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन में मनु के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, मनु पहले विचारक थे
जिन्होंने अराजकता का अंत करके एक सुव्यवस्थित शासन की स्थापना पर बल दिया। मनु के महत्व एवं योगदान का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। एक, राजा की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत। मनु ने देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन करके राजतंत्र को जन्म दिया, परंतु कभी कभी उसके राजतंत्र को निरंकुश समझ लिया जाता है। मनु ने राजा पर धर्म एवं रीति रिवाज का बंधन लगाया है। इसके साथ साथ यह भी कहा है कि राजा जनता के प्रति अपने देवीय दायित्व को समझे एवं धर्मानुकूल आचरण करे। 2, विधि, दंड व न्याय व्यवस्था के जनक। मनु प्रथम विचारक थे जिन्होंने विधि, दंड व न्याय के सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया। मनुस्मृति इस संबंध में आज भी हमारा पथ प्रदर्शन करती है। वर्तमान समय में भी उसके नियमों एवं दिशा निर्देशों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। 3, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधी विचार। मनु ने मंडल सिद्धांत एवं षाड्गुण्य नीति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। मनु ने राष्ट्रवादिता एवं अंतर्राष्ट्रीयता के मध्य एक सुंदर समन्वय स्थापित करके वर्तमान समय के तनावशील विश्व में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। 4, यथार्थवादिता, व्यवहारिकता एवं नैतिकता से युक्त विचारधारा। मनु का चिंतन स्वप्नलोकीय आदर्शवाद न होकर व्यापक मानवीय धर्म पर आधारित व्यवहारिक नैतिकवादी चिंतन है। 5, मनु ने मनुष्य के कर्तव्यों एवं स्वधर्म पालन के उद्देश्य पर बल दिया। 6, मनु ने ही प्रथम बार संप्रभुता, राजधर्म और राष्ट्रीयता जैसे प्रश्नों का विधिवत विवेचन किया। 7, मनु के राजकोष एवं अर्थ व्यवस्था संबंधी विचार वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं। मनु के उपयुक्त विचारों के कारण ही उन्हें भारतीय शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है। प्रश्न 11। प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन में मनु के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर: मनु पहले विचारक थे जिन्होंने अराजकता का अंत करके एक सुव्यवस्थित शासन की स्थापना पर बल दिया। मनु के महत्व एवं योगदान का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। 1, राजा की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत। मनु ने देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन करके राजतंत्र को जन्म दिया, परंतु कभी कभी उसके राजतंत्र को निरंकुश समझ लिया जाता है। मनु ने राजा पर धर्म व रीति रिवाज का बंधन लगाया है। इसके साथ साथ यह भी कहा है कि राजा जनता के प्रति अपने देवीय उत्तरदायित्व को समझे एवं धर्मानुकूल आचरण करें। 2, विधि, दंड एवं न्याय व्यवस्था के जनक। मनु प्रथम विचारक थे जिन्होंने विधि, दंड एवं न्याय के सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया। मनुस्मृति इस संबंध में आज भी हमारा पथ प्रदर्शन करती है। वर्तमान समय में भी उसके नियमों व दिशा निर्देशों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। 3, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधी विचार। मनु ने मंडल सिद्धांत एवं षाड्गुण्य नीति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। मनु ने राष्ट्रवादिता एवं अंतर्राष्ट्रीयता के मध्य एक सुंदर समन्वय स्थापित करके वर्तमान समय के तनावशील विश्व में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। 4, यथार्थवादिता, व्यवहारिकता एवं नैतिकता से युक्त विचारधारा। मनु का चिंतन स्वप्नलोकीय आदर्शवाद न होकर व्यापक मानवीय धर्म पर आधारित व्यवहारिक नैतिकवादी चिंतन है। 5, मनु ने मनुष्य के कर्तव्यों एवं स्वधर्म पालन के उद्देश्य पर बल दिया। 6, मनु ने ही प्रथम बार संप्रभुता, राजधर्म और राष्ट्रीयता जैसे प्रश्नों का विधिवत विवेचन किया। 7, मनु के राजकोष एवं अर्थव्यवस्था संबंधी विचार वर्तमान समय में भी
प्रासंगिक हैं। मनु के उपयुक्त विचारों के कारण ही उन्हें भारतीय शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है। प्रश्न 12। मनु के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र क्या है? अथवा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में प्रतिपादित राज्य के कार्यों की विवेचना कीजिए। अथवा राज्य के कार्य क्षेत्र पर मनु के विचारों की विवेचना कीजिए। बढ़ते हैं उत्तर की ओर। उत्तर, राज्य का कार्य क्षेत्र। मनुस्मृति का मत है कि राज्य का क्षेत्र व्यापक है। राज्य केवल पुलिस का कार्य ही नहीं करता, अपितु यह समाज की रक्षा एवं कल्याण भी करता है। इसके अलावा आंतरिक और बाह्य आक्रमण से रक्षा तथा शक्तिशाली और कमजोर की रक्षा करना भी राज्य का दायित्व है। मनु का मानना था कि राज्य की उत्पत्ति मत्स्य न्याय से प्रजा की रक्षा हेतु हुई है। राज्य मानव से वर्ण धर्म एवं आश्रम धर्म का पालन कराता है। मनु के अनुसार राज्य का कार्य सुरक्षा व्यवस्था तक ही सीमित न होकर लोक कल्याणकारी भी है। राजा को राजधर्म का पालन करते हुए शत्रुओं से प्रजा प्राण तथा संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। उसे गांवों और नगरों की सुव्यवस्था के लिए योग्य, अनुभवी, ईमानदार, लगनशील, विद्वान तथा कर्मचारियों का आदर सत्कार करना चाहिए। अयोग्य, भ्रष्ट, लापरवाह, रिश्वतखोर, देशद्रोही कर्मचारियों को पदमुक्त कर उनको निजी संपत्ति से वंचित कर देश से निकाल देना चाहिए। राजा को शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए योग्य, अनुभवी मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। अपने निकटस्थ मंत्रियों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, परंतु समय समय पर अपने गुप्तचरों से मंत्रियों के इरादों एवं व्यवहार की जानकारी भी लेते रहना चाहिए। मनु के अनुसार राजा अविश्वासी पर विश्वास न करे, विश्वासी पर भी अधिक विश्वास न करे, बगुले के समान अर्थ चिंतन करें, सिंह के समान पराक्रम दिखाएं, भेड़िए के समान शत्रु का नाश करें और खरगोश के समान शत्रु के घेरे से निकल जाएं। शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा के लिए ऐसे दुर्ग का निर्माण करना चाहिए जो पहाड़ी पर धन धान्य, वाहन, ब्राह्मणों, कारीगरों, यंत्रों तथा चारा पानी से भरपूर रखना चाहिए, क्योंकि युद्ध में इन चीजों की कमी सैनिक शक्ति का पतन करती है। पूरे सात सामानों से सुसज्जित राज्य को उचित अवसर देखकर युद्ध भी करना चाहिए। युद्ध का नेतृत्व राजा को स्वयं करना चाहिए। मनु के अनुसार जो वीर युद्ध में शत्रु को पराजित करता है वह पृथ्वी के सुखों को भोगता है, और जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होता है वह स्वर्ग में जाता है। युद्ध में वीर गति को प्राप्त राजा का गुणगान चारों दिशाओं में होता है। जो युद्ध स्थल से भागकर जान बचाता है वह कायर कहलाता है। मनु के अनुसार राजा को वृद्धों, अंधों, विधवाओं, अनाथों एवं असहायों की सहायता करनी चाहिए तथा उद्योग या व्यवसाय द्वारा दीनहीन क्षत्रियों, वेश्यों एवं शूद्रों की समय समय पर सहायता करनी चाहिए। कौटिल्य के राज्य के कार्यक्षेत्र पर विचार इकाई 3 के प्रश्न 5 से पढ़ें, अर्थात इकाई 3 हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इकाई 3 के 5वें प्रश्न से कौटिल्य के राज के कार्यक्षेत्र पर विचार पढ़ें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।